हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों कल मैंने एक माइनर एक्ट लिया था और आज मैं सेकंड माइनर एक्ट लेने वाला हूं जो आप लोगों के सामने है, जो कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का है। ये माइनर एक्ट मैं आप लोगों के सामने लेने वाला हूं और कल मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे मैं कल का एक माइनर एक्ट ले चुका हूं। उस माइनर एक्ट का जो मैंने कल अपने यूट्यूब चैनल पे लिया था वो है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। उसमें भी मैंने डिटेल एनालिसिस किया है बेयर एक्ट के साथ, जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जो जो केस लॉ के साथ था, उन सभी चीज़ों को मैंने उसमें एनालिसिस किया था उस भी एक्ट में। आज हम बात करते हैं इस एक्ट में, जो कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है, जो कि 2007 का। और इसी एक्ट के बारे में हम फुल आपसे बात करने वाले। इसमें कंप्लीट एक्ट के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, अगर इससे रिलेटेड कोई केस लॉ है, उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको मैं पहले दिखा दे रहा हूँ, पहले इंडेक्स दिखा दे रहा हूँ इसका, कि किस तरह से इसका इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका 10 से 15% आपने कवर कर लिया। तो पहले हमको रेंज पकड़ना है, किस तरह से कितने सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन सेक्शन इसमें है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं पहले आपको इसमें बता दे रहा हूँ। इसके बाद से मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में बता दूंगा कि किस प्रकार से हमारे यूपी में इसको लागू किया गया है। जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है, जो 2007 का। तो ठीक, जो देखिए इसमें टोटल 7 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 1 में है, सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 3 तक दिया गया है। चैप्टर 2 में सेक्शन नंबर 4 से लेकर 18 तक दिया गया है। चैप्टर 3 में सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 19 है। चैप्टर नंबर 4 में भी एक सेक्शन है, जो कि एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 20। चैप्टर 5 में यहाँ पे सेक्शन नंबर 21 से 23 तक है। चैप्टर नंबर 6 में सेक्शन नंबर 24 से लेकर 25 तक है। और फिर चैप्टर नंबर 7 में आपका 26 से लेकर 32 तक आपका पूरा दिया गया है। ये एक रेंज हो गया, कितना चैप्टर है, किस प्रकार से हमको ये एक्ट दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आपके सामने रख दिया। अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि किस किस चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई हैं। जैसे हम लोग कोई भी मेजर लॉ भी पढ़ते हैं तो उसमें हमको जो फर्स्ट सेक्शन होता है, चैप्टर फर्स्ट का जो फर्स्ट सेक्शन होता है, उसमें हम लोग को ये देखने के लिए मिल जाता है शॉर्ट टाइटिल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यहाँ पे एक चीज़ अलग हमको देखने के लिए मिल रहा है। शॉर्ट टाइटिल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट तो देखने को हर बेयर एक्ट में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन एक अलग देखने को मिल रहा है। तो ये आपको लर्न करके चलना है। अगर आप बेयर एक्ट सेंट्रिक पढ़ाई करेंगे तो मान के चलिए आपके लिए जो माइनर एक्ट है वो आसान हो जाएगा। सेकंड चैप्टर में, सेकंड सेक्शन में डेफिनेशन क्लॉजेज, हर कोई भी हम लोग मेजर एक्ट देखते हैं उसमें डेफिनेशन क्लॉजेज होता है। जैसे हम लोग सीपीसी ले ले, सीआरपीसी ले ले, तो उसमें जो सेकंड सेक्शन नंबर जो सेकंड होता है उसमें डेफिनेशन क्लॉजेज दिया, तो इसमें भी डेफिनेशन क्लॉजेज दिया। फिर सेक्शन थर्ड में ओवरराइडिंग इफेक्ट्स दिया होता है। हर एक एक्ट में ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया होता है, इसमें भी ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है। बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की। अब देखिए चैप्टर नंबर सेकंड में कौन कौन से सेक्शन शामिल हैं। चैप्टर नंबर सेकंड में सेक्शन नंबर 4 है, जो कि मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट्स के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 5 जो बात करता है एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस की बात करता है। सेक्शन नंबर 6 बात करता है जूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर की बात करता है। सेक्शन नंबर 7 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस एंड ट्राइब्यूनल की बात करता है। सेक्शन नंबर 8 बात करता है समरी प्रोसीजर इन केस ऑफ एनी इंक्वायरी। सेक्शन नंबर 9 बात करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस की बात करता है। सेक्शन नंबर 10 बात करता है अल्टरेशन इन अलाउंसेस की बात करता है। सेक्शन नंबर 11 जो बात करता है वो इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस की बात करता है। सेक्शन नंबर जो 12 बात करता है ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस की बात करता है। सेक्शन नंबर 13 जो बात करता है डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट की बात करता है। सेक्शन नंबर 14 जो बात करता है अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड। सेक्शन नंबर 14 इसकी बात करता है। सेक्शन नंबर 15 जो बात करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करता है। सेक्शन नंबर 16 अपील्स की बात करता है। सेक्शन नंबर 17 राइट्स टू लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। सेक्शन नंबर 18 बात करता है मेंटेनेंस ऑफिसर्स के बारे में। अब आ जाते हैं चैप्टर थर्ड पे। चैप्टर थर्ड में यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शन दिया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओल्ड एज होम्स की बात की जा रही है। फिर चैप्टर नंबर 4 में यहाँ पे भी एक ही सेक्शन दिया गया, मेडिकल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स। फिर चैप्टर नंबर 5 में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 सेक्शन दिया गया है। पहला जो सेक्शन नंबर 21 है मेजर फॉर पब्लिक अवेयरनेस एक्सेट्रा फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट। फिर सेक्शन नंबर 22 अथॉरिटी हु मे बी स्पेसिफाई फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट।
सेक्शन नंबर 23 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस की बात की जा रही है। फिर आ जाते हैं सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर हम लोग 6 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 में इसमें 2 सेक्शंस दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 24 और सेक्शन नंबर 25। तो सेक्शन नंबर 24 में दिया है एक्सपोजर एंड अबेंडमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स की बात की रहा है, और सेक्शन नंबर 25 में कॉग्निजेंसेस ऑफ ऑफेंसेस की बात कर रहा है। फिर लास्ट जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, इसमें सेक्शन दिया है 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, इसमें इतने सेक्शंस दिए हैं। तो सेक्शन नंबर 26 में बताया जा रहा है ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। 27 बताया जा रहा है जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्स। 28 में बताया जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। 29 में बता रहा है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, और सेक्शन नंबर 30 में बताया जा रहा है जो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस की बात की जाए। 31 में बताया जा रहा है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू की बात कर रहा है, और सेक्शन नंबर 32 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एंड लॉ की बात की जा रही है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले इंडेक्स दिखा दिया, अब मैं आपकी जानकारी के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो बेयर एक्ट के साथ मैं बताऊँगा, इसमें कोई भी मैं आपको गलत चीज़ नहीं बताऊँगा। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने एनालिसिस किया है, उसी के बेस पे मैं आपको बताऊँगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये जनरल नॉलेज का बुक है, जो माइनर एक्ट नॉट हो, जो माइनर एक्ट शामिल हुआ है, ये जनरल नॉलेज का बुक है। इसी बुक को मैंने भी लिया है, और इसी बुक से मैं आपका जो भी माइनर एक्ट है, जो भी माइनर लॉ है, उस माइनर लॉ को मैं यहाँ से इसका MCQ भी आपको सॉल्व करवाने, जैसे आज मैंने ये करवा रहा है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का। तो इसी का अब जैसे ही आपको जब बेयर एक्ट आप पढ़ लेंगे, जब आपको जानकारी हो जाएगी लॉ के बारे में, तब जब MCQ मैं कराऊंगा तो वो आपको आसान लगेगा, और वो MCQ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और आपका मनोबल जो होगा वो हाई होगा UPPCSJ के लिए। तो ये बुक मेरे पास है, और ये इस बुक से ही मैं आपको पूरा जितना हो सके उतना मैं MCQ सॉल्व करा दूंगा, जिससे कि 9 का 9 आपका जो माइनर एक्ट है वो माइनर एक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी दोस्तों, बिना देर किए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में ये बेयर एक्ट ले लिए हैं। अब मैं आप लोगों को भी सोच समझ सकता हूं कि आप लोग भी जब पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट ले करके ही पढ़ेंगे। अब ये बेयर एक्ट, ये जो कानून है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का, ये आया क्यों, इसको लाने का कारण क्या था, किस लिए लाया गया? ये हाल ही में इसको लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया है, 2007 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसको यूपी और MP दोनों जगहों पे अभी इसको लागू किया गया है। यूपी में और MP में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। ये जो जहाँ पे PCSJ का सिलेबस है, MP के भी PCSJ के सिलेबस में इसको लागू किया गया है, और UP के भी PCSJ के सिलेबस में इसको लागू किया गया है। इस एक्ट को लागू करने का उद्देश्य क्या था सरकार का? जो पार्लियामेंट ने इसको एक्ट को बना दिया और एक्ट बना करके स्टेट्स को दे दिया। स्टेट्स इस कानून को क्यों लागू कर रहे हैं? यहाँ पर इस एक्ट को लागू करने का उद्देश्य ये था कि यूपी और MP में लोग अपने बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा सेवा करने लगते थे। यहाँ पे मैं आपको ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये सही सी बात बता रहा हूँ। बुजुर्गों का वो लोग ज़्यादा सेवा करने लगते थे, और सेवा करके बुजुर्गों को अपने मत में ले लेते थे। मीन्स कि जो सीनियर सिटीजन थे, जो पेरेंट्स थे उनको अपने मत में वो ले लेते हैं। जैसे वो व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन होता है अपने बेटा के, अपने बहू के मत में आ जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी सारी संपत्ति उस बेटे के नाम कर देता है, उस बहू के नाम कर देता है। जैसे ही वो बेटा के नाम, अपने बहू के नाम, वो बुजुर्ग व्यक्ति या पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन जो भी हो, वो अपना सारा प्रॉपर्टी उनके नाम कर देता था। जैसे ही नाम कर दिया, उसके बाद से धीरे धीरे वो खिलाना पिलाना उस बुजुर्ग व्यक्ति को कम कर दिए। मीन्स कि पहले इतना प्यार किए, पहले इतना सेवा किए कि वो खुश होकर पूरा प्रॉपर्टी आपके नाम कर दिए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो बुजुर्गों को पूछना ही छोड़ दिए, बुजुर्गों को पूछना छोड़ दिए, और बुजुर्गों को ले जा करके वो ओल्ड एज होम में डाल दिए। ओल्ड एज होम का मतलब कि वृद्धा आश्रम में उनको सेवा, मीन्स कि उनको ले जा करके वृद्धा आश्रम में वो छोड़ आते थे। कहने का साफ साफ तात्पर्य ये है। जैसे ही इनको प्रॉपर्टी मिल जाती थी, जैसे इन लोगों का जो बेटा थे, जो बहू थे, इनका उल्लू अपना सीधा हो जाता था, प्रॉपर्टी मिल जाती थी, ये बुजुर्गों को ले जा करके छोड़ आते थे। तो इस तरह से देखा गया, यूपी में भी हो रहा था और MP में भी हो रहा था। तो यूपी में भी देखा गया, तो यूपी में इस एक्ट को लागू करना जरूरी समझा गया, और इस एक्ट को लागू इसलिए भी किया गया क्योंकि बुजुर्गों के साथ अन्याय ना हो। मीन्स कि उनकी प्रॉपर्टी को ले लिया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को लेने के बाद उनका ही सेवा नहीं किया जा रहा, उन्हीं के बेटा और बहू के द्वारा। तो इसीलिए इस एक्ट को लाया गया कि जबरदस्ती जो बुजुर्गों को, जो क्या होता है, बहला के फुसला करके, जो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस दिखाया जाता है, कोएर्सन दिखाया जा रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। मीन्स कि इन सारी चीज़ों को दिखा करके उनकी प्रॉपर्टी हथिया ली जाती थी, और उनको उन्हीं की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता था। इसी
को ना करने के लिए, इसी को कम करने के लिए, इसी को मना करने के लिए ये कानून उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है और हमारे यूपी पीसीएसजे के जुडिशरी में इसको शामिल भी किया गया। जी हाँ दोस्तों, बस यही इसका इंटेंशन था कि जो बुजुर्गों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनके बेटा के द्वारा, उनके बहू के द्वारा और उनके नातेदारों के द्वारा ये चीज़ न किया जाए। ठीक, तो अब इस एक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। ये जो था एक आपको भूमिका बनाने के लिए, आपको इस एक्ट के बारे में बताने के लिए इतना बताना आवश्यक था। अगर मैं डायरेक्ट मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बताने लगूँ तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये भूमिका बनाना जरूरी था कि ये बेटा बहू और माता पिता और गार्जियंस के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ठीक, ये जो आया है, ये प्रेसिडेंट का जो एसेंट मिला है इनको 29 दिसंबर 2007 को इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है। अब आपको मैं बताऊंगा यूपी में इसका एसेंट कब इसको मिला। जो यूपी में लागू हुआ था, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा ये डेट, कहीं पूछ भी सकता है कि यूपी में कब कमेंसमेंट हुआ था। यूपी में 25 सितंबर 2012 को ये यूपी में लागू किया गया था। देखिए 2007 में पार्लियामेंट कानून बना के दे दिया, लेकिन 2012 में यूपी में इसको लागू किया गया। यही हाल मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी 2012 में ही इस एक्ट को लागू किया गया। और आज की दिन है कि आज हमारे यूपी पीसीएसजे का ये सिलेबस बन बैठा है। ठीक, तो अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा, बाकी कुछ नहीं मैं बताऊंगा। मैं एग्जाम सेंट्रिक होकर पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन में आने वाला है, और वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट की बात की जा रही है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसको सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ये बेयर एक्ट जो है, ये मैंने हिंदी में भी इसका पीडीएफ बना करके रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ मिले, इसका हैंड रिटन नोट्स आपको मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहता हूँ। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है। अब ये कहाँ कहाँ लागू होता है, देखिए, इट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज टू द सिटीजन आउटसाइड इंडिया। ये पूरे इंडिया पे लागू होता है। जैसे J&K पहले हो जाता था कि एक्सेप्ट J&K, लेकिन अब J&K हमारा पार्ट हो गया है, तो इसीलिए होल ऑफ इंडिया पे ये लागू होता है। और ये कुछ लोग ऐसे होते थे एंड अप्लाई सिटीजन ऑफ आउटसाइड इंडिया। कुछ लोग ऐसे हो जाते थे जो दादा की और पापा की संपत्ति ले करके उसको, उनकी जैसे संपत्ति मिली यहाँ पे बेचे, चाहे उसको संपत्ति को ले करके अपने नाम करा करके वो विदेश चले जाते थे। विदेश मीन्स कि चाइना चले गए, रसिया चले गए, फ्रांस चले गए, इटली चले गए, जहाँ पे भी उनका जाने का मन किया वहाँ पे चले गए, और पता चलता है कुछ दिन बाद आते हैं तो पिता माता मर गए हैं। तो इस तरह से भी जो बाहर भी चले जाते हैं, जो आउटसाइड इंडिया चले जाते हैं, उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है। जब आप आईपीसी के सेक्शन 3 और 4 को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने आपको आईपीसी का सेक्शन 3 एंड 4 बता दिया है। तब इसका थर्ड क्लॉज देखिए, इट शैल कम इनटू फोर्स स्टेट ऑन सच डेटेड स्टेट गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गजेट। ये कब आता है आपके प्रदेश में, कब लागू होगा, जब आपका स्टेट गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करेगा। तो आपका जो यूपी का जो स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगा, ये 25 सितंबर, अभी मैंने आपको डेट बताया, 25 सितंबर 2012 को ये एक्ट यूपी में भी लागू कर दिया गया। यही इसमें सेक्शन नंबर 1 में बताया गया, और कोई बात इसमें नहीं बताई गई है। ठीक, तो आपको ये डेट याद करके रखना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपी में ये कब लागू हुआ। तो 25 सितंबर 2012 को ये लागू हुआ था, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट यूपी में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की, जिसमें डेफिनेशन क्लॉजेस की बात की जाती है। मैंने पहले ही बता दिया था इंडेक्स, जब मैंने बताया था कि डेफिनेशन क्लॉजेस आता है। इसमें चिल्ड्रेन के डेफिनेशंस बताया जा रहा है। चिल्ड्रेन इंक्लूड सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, बट डज नॉट इंक्लूड अ माइनर। इसमें माइनर नहीं आते हैं चिल्ड्रेन में। जो 18 साल से कम बच्चे हैं उनको चिल्ड्रेन के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। उनको चिल्ड्रेन के अंतर्गत लिया जाएगा कब, जब वो मेजर हो जाएंगे, जब वो मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग मेजर हो जाएंगे, तब उनको मेजर माना जाएगा। चिल्ड्रेन का डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया। चिल्ड्रेन कौन होता है, मेंटेनेंस की बात की जा रही है। मेंटेनेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें 2 जगह मेंटेनेंस की याद आती है। एक तो यहाँ पे मेंटेनेंस की याद आ रही है कि इसमें मेंटेनेंस के लिए बात किया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट में, और दूसरा हम लोग सीआरपीसी में देखते हैं। जब सीआरपीसी हम लोग देखते हैं, सेक्शन नंबर 125 से लेकर के सेक्शन नंबर 128 तक जब हम लोग पढ़ते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो वहाँ पे भी मेंटेनेंस की बात की जा रही है। वही मेंटेनेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। मेंटेनेंस कैसा मेंटेनेंस इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ फूड,
क्लोथिंग और रेसिडेंस। भाई मेंटेनेंस में आपको क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन यहाँ पे साथ साथ में क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा है रोटी, कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ में मेडिकल अटेंडेंस चाहिए और उसका ट्रीटमेंट भी चाहिए। ये मेंटेनेंस ये किसके लिए, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बात की जा रही है यहाँ पे, तो उनको ये भी चाहिए। और साथ साथ में ये चीज़ें नहीं लिखी है, ये बातें हिडन है, उनको रिस्पेक्ट भी चाहिए और लव भी चाहिए। किसको, सीनियर सिटीजन्स के। अगर सीनियर सिटीजन्स के साथ हम बैठते हैं, हम उठते हैं, अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो वो भी हमसे प्यार करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हिडन है, वो भी चीज़ इनको जरूरी है देना। बात करते हैं माइनर्स की। माइनर कौन होता है, माइनर मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजंस ऑफ द मेजोरिटी एक्ट 1875 इट इज डीम्ड टू हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी। जब तक वो मेजोरिटी एक्ट नहीं प्राप्त कर लेते तब तक उनको हम लोग माइनर करते हैं। बात करते हैं पेरेंट्स के डेफिनेशन के, भी डेफिनेशन क्लॉज चल रहा है। पेरेंट्स के डेफिनेशन में पेरेंट्स में कौन आते हैं, पेरेंट्स मीन्स फादर और मदर, पिता या माता, वेदर बायोलॉजिकल और एडॉप्टिव, यहाँ पे दे दिया है, या तो बायोलॉजिकल फादर हो या एडॉप्टिव फादर हो, और स्टेप फादर और स्टेप मदर, या सौतेले पिता हो या सौतेली माता हो, एज द केस में बी वेदर और नॉट ऑन द फादर और मदर इन द सीनियर सिटीजन। वो भी फादर हो चाहे ना हो सीनियर सिटीजन के, वो भी इसमें शामिल हैं, उसको पेरेंट्स कहा जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड में क्या दिया है, प्रिस्क्राइब्ड में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना रूल, अपना नोटिफिकेशन लागू करेगा। आप ये देख सकते हैं। यफ क्लॉज देखिए, जो क्लॉज इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको इसमें विद्वान नहीं बनना है, आपको इसको पढ़ करके एग्जाम देना और एग्जाम के बाद सिलेक्शन पाना है। उसके बाद से फिर इस बेयर एक्ट को आप लोग पढ़ते रहिएगा। अब प्रॉपर्टी में क्या आता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए VVI आप लोग लिख सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड है, प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जाती है, मीन्स की जो पूर्वजों की संपत्ति हो सकती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जा सकती है। टेंजिबल प्रॉपर्टी हो जाती है। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। टेंजिबल है जिसको नहीं देख सकते हैं, जैसे कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, इंटेलेक्चुअल मीन्स की IPR का जितना चीज़ होता है वो इंटेंजिबल होता है। ये सभी चीज़ें भी कहाँ पे आती हैं, ये सभी चीज़ें प्रॉपर्टी में आती हैं। और इंटरेस्टेड इन सच प्रॉपर्टी, और उसमें भी वो इंटरेस्टेड की बात की जा रही है। अगर जो सीनियर सिटीजन का वो प्रॉपर्टी है तो उसमें भी वो इंटरेस्टेड है। बात करते हैं रिलेटिव। रिलेटिव में कौन आता है, रिलेटिव मीन्स एनी लीगल हायर। लीगल हायर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी बुजुर्ग का, किसी ग्रैंडफादर का, किसी फादर का, किसी मदर का कोई संतान अपना नहीं है, वो किसी को अडॉप्ट कर लिया है, या कोई रिश्तेदार के साथ वो रह रहा है, जो रिश्तेदार उसका केयर टेकर है, मीन्स कि उसका सारा देखभाल कर रहा है। उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी, बुजुर्ग व्यक्ति की प्रॉपर्टी, जो सीनियर सिटीजन है, जो पेरेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी को वो लेगा, उसको लीगल हायर कहते हैं। रिलेटिव में वो लीगल हायर शामिल है। चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन, यहाँ पे साफ साफ लिखा है चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन इज नॉट ए माइनर एंड इम्पॉसिबल वुड बी इनहेरिट द प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ। मीन्स कि जो लीगल हेयर में वो लोग आएंगे जो बुजुर्ग के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी वो अडॉप्ट करेंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जी मीन्स की रिलेटिव किस में है, तो ये 2G में है। जैसे रिश्तेदार जी कहा जाता है, संबंधी जी कहा जाता है, तो आप इसको आसानी से याद कर लेंगे कि हाँ संबंधी जी मीन्स की 2G में रिलेटिव्स की बात की जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की। 2H में दिया है सीनियर सिटीजन, मीन्स एनी पर्सन बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु अटेंड द एज ऑफ 60 ईयर, जो 60 साल पूरा कर चुका है तो वो उसको सीनियर सिटीजन कहेंगे। I में स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाती है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की बात की जाती है, मीन्स कि प्रशासन किस तरह से उसका चलेगा। फिर J में ट्रिब्यूनल्स की बात की जा रही है कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल किस प्रकार से होगा, वो क्या काम करेगा, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स की बात की जा रही है। जब हम आगे इसमें पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे वेलफेयर की बात की जा रही है, 2K में वेलफेयर की बात की जा रही है। वेलफेयर मीन्स कि उनको सारी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई जाएंगी। सीनियर सिटीजन के साथ अगर हम रह रहे हैं, मीन्स प्रोविज़न फॉर फूड देंगे, हेल्थ देंगे, केयर देंगे, और रिक्रिएशन, और उनको मनोरंजन की भी साधन हमको उपलब्ध कराना है। अगर कोई बुजुर्ग हमारे साथ रह रहा है, उनको TV भी दिखवाना है, उनको फ़ोन से भी अवगत कराना है, मीन्स कि जो उनके वेलफेयर के लिए हो सकता है, उनको दवा दारू जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है, उन सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप लोगों ने देख लिया सेक्शन 2 में पूरा डेफिनेशन क्लॉजेस था। 2 में K तक पूरा डेफिनेशन क्लॉजेस है। इसमें जो भी डेफिनेशन क्लॉजेस है उस पर मैंने जोर देकर आपको बताया है, आप उसको लर्न कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यूपी में 25 सितंबर 2012 से लागू हुआ था ये कानून यूपी में। अब आगे देख लीजिए, ये हिंदी का बेयर एक्ट है, आप लोग चाहेंगे तो PDF मैं आपको दे दूंगा, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। अब सेक्शन नंबर 3 में क्या कर रहा है, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। अब ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होता है, इसका मतलब जैसे ये लोकल लॉ है, स्पेशल लॉ होता है और
लोकल लॉ होता है, स्पेशल लॉ होता है। तो ये जो हमारा जो मेन लॉ जो है हमारा वो आईपीसी है। अगर आईपीसी कुछ कर रहा है और हमारा ये जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट कुछ कर रहा है, तो हमारा लागू कौन सा होगा? पहले ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट लागू होगा, फिर उसके बाद से अगर इसमें प्रोविज़न नहीं मिल पाता है तब जाके ये लागू होगा आईपीसी। यही ओवरराइडिंग इफेक्ट बताता है। आईपीसी एंड मेंटेनेंस वेलफेयर अगर आगे होगा तो डिस्प्यूट होता है, तो हमारा जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है कि कौन प्रिवेल करेगा, तो हमारा मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट पहले करेगा, उसके बाद से हमारा आईपीसी इस पर लागू होना होगा, तो लागू होगा। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में देखिए क्या क्या बातें की गई है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं आपके टाइम लूँगा और इस टाइम को लेने का मतलब यही होगा कि मैं ये चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत काज करेगी। देखिए सेक्शन नंबर 4 में क्या कर रहा है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। यहाँ पे मेंटेनेंस की बात की जाए, मेंटेनेंस एंड पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन की बात की जा रही है। फर्स्ट क्लॉज में क्या दिया, ए सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग पेरेंट्स। सीनियर सिटीजन में कौन इंक्लूड है? पेरेंट्स है। हम लोग इस चैप्टर का नाम ही है कि द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। ये दोनों लोगों की बात करता है, पेरेंट्स की भी और सीनियर सिटीजन का। सीनियर सिटीजन में पेरेंट्स भी इंक्लूड है। हु इज़ अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, वो अनेबल हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, मीन्स कि अपना खर्चा चलाने के लिए, फॉर हिज ऑन अर्निंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, जो उनकी प्रॉपर्टी है जितना वो अपने आप को सक्षम नहीं है कि अपना खर्चा वो खुद इस समय जो कमा के रखे हैं, चाहे जो कमा सकते हैं, वो उस पैसे से अपना खर्च चला सकते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन बताया गया है कि क्या क्या कंडीशन है। ही शैल इंटाइटल टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 इन दिस केस। अगर ये सभी चीज़ें हैं, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो सेक्शन 5 के अंडर वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। केस नहीं फाइल करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अब एप्लीकेशन किसके खिलाफ फाइल कर सकते हैं? तो वो जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे वो पेरेंट्स और गार्जियन के, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के खिलाफ अगेंस्ट वंस और मोर देन चिल्ड्रेन नॉट बीइंग अ माइनर। वो पेरेंट्स के खिलाफ कर सकते हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स के खिलाफ कर सकते हैं और वो चिल्ड्रेन के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि जो सीनियर सिटीजन है वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगेंस्ट किसके खिलाफ लगा सकते हैं? या तो चिल्ड्रेन के खिलाफ लगा सकते हैं और उसके बाद से सेकंड में रिलेटिव के खिलाफ लगा सकते हैं। देखिए द चिल्ड्रेन सीनियर सिटीजन अगेंस्ट सच हैज़ रेफर्ड टू द क्लॉज 2G ऑफ सेक्शन 2। 2G में मैंने आपको बताया था ना संबंधी जी 2G। तो यहाँ पे जो लीगल हायर उस सीनियर सिटीजन के होंगे तो ये दो लोगों के खिलाफ क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो के नीचे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से मैंने इसको, जो मैंने पढ़ा है, जिस तरह से मैंने उसको किया है, वो आपको मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आप भी इसको चाहेंगे तो बना सकते हैं। बस 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये खुलने में। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। देखिए इसमें भी मैंने लिखा है। जो सेक्शन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए सेक्शन नंबर 4 जो है ये सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स, ये सीनियर सिटीजन पे भी लागू होता है सेक्शन नंबर 4 और पेरेंट्स पे भी लागू होता है। ये एप्लीकेशन किसके खिलाफ करेंगे? एप्लीकेशन जो किया जाएगा वो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन दिया जाएगा। किसके खिलाफ दिया जाएगा? अगेंस्ट चिल्ड्रेन के खिलाफ दिया जाएगा और अगेंस्ट रिलेटिव के खिलाफ दिया जाएगा। ये एप्लीकेशन किसको जाएगा? ये एप्लीकेशन जो जाएगा टू द ट्रिब्यूनल को जाएगा। ट्रिब्यूनल को जाएगा तो ट्रिब्यूनल क्या करेगी? जब कोई भी एप्लीकेशन हम कहीं किसी भी संस्था में लगाते हैं, किसी भी कोर्ट में लगाते हैं, तो वो उसके लिए क्या भेजता है? समन भेजता है। तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? टू गिव नोटिस। किसको किसको नोटिस देगा? सेक्शन 5 में नोटिस देगा चिल्ड्रेन को और रिलेटिव को। अभी मैं बेयर एक्ट पढ़ के भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैंने सोचा हूं कि आपको शॉर्टकट पहले मैं बता दूं। ये चिल्ड्रेन को और रिलेटिव को ये नोटिस भेजेगा। जैसे ये दोनों लोग रिलेटिव को, चिल्ड्रेन को नोटिस, ये भागे भागे आएंगे, इनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा बिंग हर्ड का। जो इनके बेटा हैं, जो बहू हैं, जो इनके प्रॉपर्टी को ले लिए, इनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। किस चीज़ के लिए? बिंग हर्ड, इनको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। होल्ड इंक्वायरी बाय ट्रिब्यूनल। अगर इंक्वायरी में ये लोग साथ नहीं दे रहे हैं, अगर इंक्वायरी करने के लिए आ रहे हैं, अगर सुन रहे हैं बातों को, अगर ये अपना पक्ष रखने के लिए आ रहे हैं, फिर अगर इंक्वायरी होगा तो इसमें क्या करेगा? इनको जो ट्रिब्यूनल है उसमें इंक्वायरी करेगा कि क्या ये जो बुजुर्ग एलिगेशन लगा रहे हैं ये क्या वाकई में सही एलिगेशन लगा रहे हैं अपने बेटा और बहू के खिलाफ कि फर्जी लगा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का जांच किया जाएगा। और एप्लीकेशन लगाने के, जब एप्लीकेशन लगा दिया जाता है, उस एप्लीकेशन लगा देने के बाद जो डिस्पोज होगा वो 90 डेज में डिस्पोज कर देना है। जो ट्रिब्यूनल है वो 90 डेज में ट्रिब्यूनल इसको क्या करेगी? मामले को डिस्पोज ऑफ कर देगी। फिर उसके बाद से जो मैक्सिमम पीरियड देगी वो 30 दिन का और एक्स्ट्रा मैक्सिमम पीरियड इसमें दे सकती है। अब हम बेयर प्रोविजन से देखते हैं। आपको इतनी चीज़ों की जानकारी हो गई। अब बेयर प्रोविजन से देखते हैं इसमें क्या बात बताई जा रही है। सेक्शन नंबर 4 पे हम लोग थे, सेक्शन नंबर 4 को ही हम देखेंगे।
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अ सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग पेरेंट्स हु इज अनेबल टू मेंटेन, तो वो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया था कि वो चिल्ड्रेन के खिलाफ अपना एप्लीकेशन फाइल करेगा और रिलेटिव के खिलाफ अपना एप्लीकेशन फाइल करेगा। क्लॉज 2 क्या कर रहा है, क्लॉज 2 कर रहा है द ऑब्लिगेशन ऑफ द चिल्ड्रेन और रिलेटिव as the case may be maintain a senior citizen extended to need such senior citizen may be lead a normal life। वो senior citizen मीन्स कि उसको इस प्रकार से रखा जाए, इस प्रकार से उसका केयर किया जाए कि वो अपना नॉर्मल लाइफ जो है वो आसानी से जी सके। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही चीज़ था कि वो जो एप्लीकेशन लगा सकता है, जो सेक्शन 4 में जो है वो दिया है कि सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एप्लीकेशन लगा सकता है, किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछेगा, आपसे क्वेश्चन बना के पूछ देगा कि जो सीनियर सिटीजन है वो किसके किसके खिलाफ मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। एप्लीकेशन कहाँ लगाएगा, अंडर सेक्शन 5 में ट्रिब्यूनल के सामने एप्लीकेशन लगाएगा। तो एक अपने चिल्ड्रेंस के खिलाफ लगा सकता है और दूसरा लीगल हायर के खिलाफ अपना सूट वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन लगा सकता है। अब सेक्शन 5 देखिए, एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, यहाँ पे एप्लीकेशन जो दिया जाता है वो मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। एंड एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 4 में भी बाई मेड, जो एप्लीकेशन जो सेक्शन 4 में हम लोग देख के आए हैं वही किस प्रकार से यहाँ पे दिया जाएगा। ए बी सी यहाँ पे 3 चीज़ों बताया। ए में बताया बाई सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स, ये जो दिया जाएगा वो सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स के दिया जाएगा एज द केस में बी, और इफ ही इज़ इनकैपेबल बाई एनी अदर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी बाई हिम, अगर उनका जो एप्लीकेशन दिया जा रहा है अगर उनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तो इनको मेंटेनेंस कौन देगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था उनको ये मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगी। जैसे कि बहुत से सीनियर सिटीजन्स के केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए संस्था बनाई गई है, तो वो सीनियर सिटीजन्स को वो क्या करेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो उनको मदद करेगी। और यहाँ पे सी क्लॉज में बताया द ट्रिब्यूनल में मेक कॉग्निजेबल स्यूमोटो, अगर सीनियर सिटीजन को देखते हुए अगर कोई जो ट्रिब्यूनल है वो स्यूमोटो मीन्स कि स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। अगर इस कंडीशन में किसी सीनियर सिटीजन को कोई पाया जाता है या कहीं पेपर में निकलता है कि इस प्रकार से ये लड़का, ये बेटा, ये बहू अपने माता पिता को छोड़ दिए सब, वो दर दर भटक रहा है, तो वो स्यूमोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। फॉर एक्सप्लेनेशन में देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई संस्था। मैंने अभी आपको बताया कि कोई संस्था जो कि रजिस्टर्ड है अंडर रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट में, अगर देखिए यहाँ पे लिखा है मीन्स एनी वॉलेंटरली एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, अगर 1860 की कोई भी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड करवाया है जो कि इस प्रकार का सुविधा देना चाहता है तो वो दे सकता है। फिर यहाँ पे क्लॉज सेकंड में बात किया जा रहा है, सेक्शन 5 के क्लॉज सेकंड में बात किया जा रहा है, द ट्रिब्यूनल में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग और रिलेटिव टू मेक मंथली अलाउंसेज इन इंटरिम मेंटेनेंस, जैसे हम लोग इंटरिम मेंटेनेंस सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं, इसी तरह से इंटरिम मेंटेनेंस की बात यहाँ पे भी की गई है। अगर कोई सीनियर सिटीजन्स को अगर उसने एप्लीकेशन लगा दिया, एप्लीकेशन किसके खिलाफ लगाया, एप्लीकेशन चाइल्ड के खिलाफ लगाया है और रिलेटिव के खिलाफ लगाया, अगर वो अभी मामला उनका चल रहा है तो जो उनको इंटरिम मेंटेनेंस की बात की जा रही है वो सेक्शन 5 के क्लॉज 2 में बात की जा रही है इंटरिम मेंटेनेंस की। हम लोग को सीआरपीसी में भी देखते हैं इंटरिम मेंटेनेंस की बात की जाती है, देखिए यहाँ पे भी इंटरिम मेंटेनेंस की बात की जाती है। उनको मंथली अलाउंसेस दिया जाएगा इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में, बस सेक्शन क्लॉज 2 में यही बात बताई गई थी। अब बात करते हैं इसके क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 में क्या कर रहा है, on receipt of application for maintenance under subsection subclause 1 after given notice of the application to the children or relative and after giving the parties an opportunity to being hold एंड इंक्वायरी, मैंने आपको चार्ट में दिखाया था कि जो जैसे ही एप्लीकेशन ये लगाएंगे चिल्ड्रन के खिलाफ और रिलेटिव के खिलाफ तो इनको क्या दिया जाएगा, उन दोनों को एक बीइंग हर्ड का मौका दिया जाएगा। मीन्स चिल्ड्रन को, जिस चिल्ड्रन के खिलाफ लगाया रहेगा तो चिल्ड्रन को, जो रिलेटिव को खिलाफ लगाया रहेगा उन दोनों को सुनवाई करने का मौका दिया जा रहा है। यही क्लॉज 3 में बताया जा रहा है जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी ये क्लॉज 4 भी मैंने बता दिया कि वो 90 डेज़ का यहाँ पे टाइम लेगा। जैसे ही यहाँ पे देखिए डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस नोटिस ऑफ एप्लीकेशन टू सच पर्सन, जैसे ही सीनियर सिटीजन के द्वारा वो एप्लीकेशन लगाया जाएगा तो उसको 90 दिन के अंदर उसको मीन्स की स्पीडी ट्रायल करके, स्पीडी तरीके से उस काम को करके उसको 90 दिन के अंदर उसको सॉल्व करना है। अगर 90 दिन में नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे एक प्रोवाइडेड एक क्लॉज दिया है, जो प्रोविजन मीन्स की जो प्रोविज़न दिया है उसमें दिया है कि 30 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, टाइम को बढ़ा सकते हैं। अगर 90 दिन में नहीं मामला सॉल्व हो पाता तो 30 दिन का आपको एक टाइम और दे दिया गया है। ये 2 टाइम आप लर्न करके रखिएगा, 90 दिन का और 30 दिन का। इसमें और कोई भी क्लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए एक क्लॉज यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, अगर क्लॉज नंबर 8, ये सेक्शन नंबर 5 का हम लोग क्लॉज नंबर 8 पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 5 का क्लॉज नंबर 8 ये पढ़ रहे हैं। अब 8 में क्या किया, अनपेड आफ्टर एग्जीक्यूशन द वारंट इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड 1 मंथ, अगर
ये सारी चीज़ें हो जा रही है। अगर नहीं दे पा रहा है तो यहाँ पे क्या है, उसके ऊपर पनिशमेंट, उसके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगा। अब किस प्रकार का पेनाल्टी भी लगेगा, उसको 1 मंथ का यहाँ पे सज़ा दिया जाएगा, 1 मंथ का सज़ा दिया जाएगा और साथ साथ फाइन भी दिया जा सकता है। एक मंथ का सज़ा दिया जाएगा, मीन्स की पनिशमेंट दिया जाएगा और साथ साथ फाइन भी यहाँ पे इम्पोज किया जा सकता है। और जो भी पहले हो सकता है वो यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है 1 मंथ का, जो उसको सज़ा की बात की जा रही है। जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि क्लॉज 8 में 1 मंथ के सज़ा के बारे में प्रावधान दिया गया है। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ लर्न करके रखना है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 की, जो सेक्शन नंबर 6 में बात करता है ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर की बात कर रहा है। हम लोग भी सीआरपीसी में ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, सीपीसी में भी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वही ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर की बात करता है सेक्शन 6 में। द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 5 मे बी टेकन अगेंस्ट द चिल्ड्रेन रिलेटिव इन डिस्ट्रिक्ट। किस प्रकार से उसको डिस्ट्रिक्ट में लिया जाएगा, वेयर ही रिसाइड और लास्ट रिसाइड, वो कहाँ पे रिसाइड किया है और लास्ट में कहाँ पे रह रहा है। वेयर चिल्ड्रेन और रिलेटिव रिसाइड्स, कहाँ पे चिल्ड्रेन रह रहे हैं, कहाँ पे रिलेटिव उसके रह रहे हैं। इस प्रकार से ज्यूरिसडिक्शन तय होगा कि मीन्स कि चिल्ड्रेन यहाँ पे रह रहे हैं कि कहाँ पे रह रहे थे पहले, अब कहाँ पे रह रहे हैं। उसी के हिसाब से ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से, जैसे हम लोग सीआरपीसी में सीपीसी में हम लोग ज्यूरिसडिक्शन समझते हैं, उसी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से यहाँ पे भी काम होगा। क्लॉज 2 बता रहा है सेक्शन 6 का, ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5, जो रिसिप्ट मिलता है सेक्शन 5 के अंतर्गत, ट्रिब्यूनल सेल इशू अ प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग प्रोसीजर फॉर प्रेजेंस इन द चिल्ड्रेन एंड रिलेटिव अगेंस्ट हुम एप्लीकेशन इज फाइल्ड। जो एप्लीकेशन फाइल किया गया है, यहाँ पे ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक इशू लेगा, मीन्स कि जेएमएफसी के तरह से वो काम करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के तरह से काम करेगा। कौन करेगा, ट्रिब्यूनल जो होता है वो यहाँ पे उसको पावर जेएमएफसी की तरफ से हो जाता है कि वो क्या कर सकता है, उन लोगों को समन करके बुला सकता है अपने सामने जो इन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया, जो मीन्स कि जो गार्जियन, जो सीनियर सिटीजन, जो पेरेंट्स हैं, अगर वो उन्होंने कोई एप्लीकेशन फाइल किया है तो उनके बच्चों को, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लीगल हायर हैं, उनको वो क्या कर सकता है, बुला सकता है। इस सेक्शन में सेक्शन 6 के सब क्लॉज 2 में, सेक्शन 6 के सब क्लॉज 3 में क्या कर रहा है, फॉर सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रेन और रिलेटिव द ट्रिब्यूनल सेल हैव क्रिमिनल प्रोसीजर। अगर जेएमएफसी के तरह से यहाँ पे प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जो जूनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो काम करता है, वही प्रक्रिया यहाँ पे स्वयं अपनाया जा सकता है, ट्रिब्यूनल वो प्रक्रिया अपना सकती है। ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब देखते हैं क्लॉज 4, यहाँ पे देखते हैं 6 का क्लॉज नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्लॉज 4 में क्या कर रहा है, ऑल एविडेंस टू सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रेन और रिलेटिव। जितने भी एविडेंस होंगे यहाँ पे, वो सभी के सभी एविडेंसेस यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे बिफोर चिल्ड्रेन एंड रिलेटिव अगेंस्ट, चिल्ड्रेन के और रिलेटिव्स के अगेंस्ट पेश किए जाएंगे। पेमेंट फॉर मेंटेनेंस प्रपोज्ड टू बी मेड, और उनको यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए भी बात किया जाएगा, वो जो प्रपोज्ड किया जाएगा। सेल रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड समन केसेस, लाइक समन का जिस तरह से केस होता है, जिस तरह से समन में उनको बुलाया जाता है, सारे रिकॉर्ड वहाँ पे देखे जाते हैं, जितने भी एविडेंस होते हैं वो सभी देखे जाते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी काम किया जाएगा। और ये काम कर कौन रहा है, ये काम ट्रिब्यूनल कर रहा है, मीन्स की न्यायाधिकरण कर रहा है। इसी प्रकार से सारी चीज़ें होंगी। ये हिंदी का बेयर एक्ट है, आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है, एक प्रोविज़न दिया है कि कभी कभी बच्चों को बुलाया जाता है, यहाँ पे समन किया जाता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, लेकिन वो नहीं आते हैं और वो जानबूझकर उपस्थिति नहीं होना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊँ। तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट का मीन्स की जो ट्राइब्यूनल है जिसमें मामला चल रहा है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक्स पार्टे डिसीजन भी दे देगा। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको बुलाया गया, अगर आप नहीं वहाँ पे पहुँचते तो आपको एक्स पार्टे डिसीजन दे देगा। मीन्स कि जो बुजुर्ग आदमी, जो सीनियर सिटीजन है, जो एप्लीकेशन लगाया है, उनके पक्ष में क्या करेगा, निर्णय दे देगा। और निर्णय दे देने के बाद क्या होगा, अब देखिए सेक्शन नंबर 7। अब सेक्शन नंबर 7 में क्या बात की जा रही है। सेक्शन नंबर 6 तक उतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने आपको पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा। अगर आपको लगता है कि उसमें और पढ़ना है तो मैं PDF दे दूंगा आपके पास, बेयर एक्ट होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। सेक्शन नंबर 7 देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 7 में कॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, मीन्स कि बनाया जा रहा है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल का। अब ये मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनाएगा कौन, ये मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। ऑफिशियल गजट के हिसाब से, ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से इसका काम है स्टेट गवर्नमेंट का। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम लोग को नहीं समझना है, बस इसमें ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ होता है। सेक्शन 7 में होता है, मेंटेनेंस एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में। और ये बनाता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। इसमें कौन बैठता है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में, द ट्रिब्यूनल शैल बी प्रिसाइड ओवर द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ ए स्टेट। यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर
से नीचे रैंक का कोई अधिकारी नहीं होता है। यहाँ पे जो बैठता है वो सब डिविजनल रैंक का अधिकारी बैठता है इस ट्रिब्यूनल में, यहीं पे इसका काम है। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 8 में समरी प्रोसीजर इन केस ऑफ इंक्वायरी। यहाँ पे समरी प्रोसीजर होता है, मीन्स जैसे हम लोग सीआरपीसी में पढ़ते हैं समरी ट्रायल, उसी तरह से यहाँ पे समरी प्रोसीजर होता है। तो वही समरी प्रोसीजर की बात किया जा रहा है कि समरी प्रोसीजर किस प्रकार से किया जाएगा। इन होल्ड एनी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 5 द ट्रिब्यूनल में सब्जेक्ट टू एनी रूल्स दैट में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी रूल प्रिस्क्राइब किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे समरी प्रोसेस किया जाएगा, अपनाया जाएगा। ठीक, सेक्शन नंबर 8 में ये बात बता दी गई है। फिर देखते हैं सेक्शन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन नंबर 9 में क्या करा, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। सेक्शन 9 में यहाँ पे ऑर्डर दे दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए कि मेंटेनेंस आप कितना देंगे, कैसे देंगे, वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। देखिए ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस इफ द चिल्ड्रेन और रिलेटिव, यहाँ पे दो ही लोगों की बात हो रही है, चिल्ड्रेन एंड रिलेटिव। चिल्ड्रेन जो कि सेक्शन 2 के सब क्लॉज, सेक्शन 2 के क्लॉज ए में दिया था, और 2G में हमारा क्या दिया था, रिलेटिव दिया था, संबंधी जी, जहाँ पे मैंने आपको याद कराया था। तो 2G में यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन और रिलेटिव की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे अगर कोई ट्रिब्यूनल है मे बी सेटिस्फाइड टू सच निगलेक्ट और रिफ्यूजल ऑर्डर सच चिल्ड्रेन रिलेटिव टू द मंथली अलाउंसेस सच मंथली रेट इज द मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल। यहाँ पे कह रहा है कि अगर रेट यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है, ये रेट कौन डिसाइड करेगा, उनको कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसाइड करने का काम है कि उसको कितना दिया जाएगा मंथली अलाउंसेस, मीन्स की मेंटेनेंस कितना दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 9 का सब क्लॉज 2। यहाँ पे बताया जाता है मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस विच मे बी ऑर्डर्ड बाय सच ट्रिब्यूनल शैल बी मे बी प्रिस्क्राइब्ड द स्टेट गवर्नमेंट विच शैल नॉट बी एक्सटेंड 10,000 रुपये। 10,000 रुपये तक का मेंटेनेंस जो हो सकता है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये किसके द्वारा बताया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बताया गया है। मीन्स कि जिस भी स्टेट में ये एक्ट लागू होगा उस स्टेट का सरकार ये बताएगा कि हाँ कितना मेंटेनेंस दिया जा सकता है सीनियर सिटीजन और गार्जियन को। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन को जो मिनिमम जो दिया जा सकता है, जो मैक्सिमम दिया जा सकता है, वो 10,000 रुपये यहाँ पे दिया जा सकता है पर मंथ। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे देखिए सेक्शन 10 में अल्टरेशन की बात की जा रही है। अल्टरेशन इन अलाउंसेस, अल्टरेशन क्या कोई चेंजेस भी हो सकते हैं मेंटेनेंस में, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम लोग सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में सेक्शन 127 में बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस में क्या किया जा सकता है, कुछ बदलाव भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहाँ पे भी अल्टरेशन की बात की जा रही है। सेक्शन नंबर 10 में आपको सिंपली ऐसे ही याद किया जा सकता है कि अल्टरेशन इन अलाउंसेस में किया जा सकता है। बस ये सेक्शन 10 आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं बता रहा हूँ। फिर सेक्शन 11 में आपको जो बात बताई जा रही है, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। इन्फोर्समेंट किया जा सकता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस के लिए। अब किस प्रकार से इन्फोर्समेंट किया जाएगा, यहाँ पे जो भी चीज़ होगा, ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग द ऑर्डर रिगार्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द केस में बी शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फ्री ऑफ सीनियर सिटीजन और पेरेंट। जैसे कि हम लोग FIR दर्ज कराते हैं तो हमको FIR की कॉपी फ्री में दी जाती है, उसी तरह जो यहाँ पे मेंटेनेंस किया जाता है, मेंटेनेंस का जो दावा किया जाता है, अगर मेंटेनेंस इनको मिलता है तो उसके लिए जो कॉपी होती है, जो ऑर्डर सीट दिया जाता है, वो यहाँ पे इनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्शन नंबर 11 में इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 12 की, ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस। जो ऑप्शन होता है वो कहाँ पे भी वो पा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस पाने का अधिकार सीआरपीसी में भी दिया है और पता चल रहा है कि यहाँ पे मेंटेनेंस एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में भी दिया है तो हम दोनों जगह से मेंटेनेंस लेंगे, नहीं। यहाँ पे ये है कि अगर आप सीआरपीसी से ले रहे हैं तो इससे नहीं लेंगे, अगर इससे ले रहे हैं तो सीआरपीसी से आप मेंटेनेंस नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही जगह से आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कहीं मेंटेनेंस नहीं ले सकते। वहीं यहाँ पे दिया ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन 10 केसेस। आपको लैंग्वेज में ना बता करके मैं सिंपली आपको बता दिया कि आपको कहीं एक जगह से सेक्शन नंबर 12 में आपको मेंटेनेंस मिलेगा, या तो आप सीआरपीसी से लीजिए या तो आप पेरेंट सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 से लीजिए। सेक्शन नंबर 13 देखिए, अब यहाँ से वन लाइनर ही क्वेश्चन बनता है। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ से वन लाइनर ही क्वेश्चन बनता है, वन लाइनर ही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर देखा उसमें वन लाइनर ही क्वेश्चन यहाँ से बना है। सेक्शन नंबर 13 में देखिए, डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट, डिपॉजिट किया जाता है मेंटेनेंस अमाउंट विद इन 30 डेज के अंदर आप मेंटेनेंस अमाउंट नहीं जमा किया तो उसके लिए आपको क्या करेगा, ट्रिब्यूनल कुछ डायरेक्ट करेगा, कुछ ऑर्डर देगा। अब ऑर्डर क्या करेगा, यहाँ पे सेक्शन नंबर 14 देखेंगे, अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर
एनी क्लेम इज़ अलाउड, अगर कोई क्लेम अगर कोई अलाउ कर दिया गया आपको देने के लिए, आप अगर नहीं मेंटेनेंस दे रहे हैं तो आपके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 5% से लेकर के 18% तक इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स कि साधारण ब्याज से आपके ऊपर ब्याज भी लगाया जाएगा अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। अगर आप मेंटेनेंस देने में फेल कर रहे हैं, उस सीनियर सिटीजन को अगर आपके ऊपर इंपोज कर दिया गया कि नहीं आपको मेंटेनेंस करना है और मेंटेनेंस अमाउंट देना है, अगर नहीं दे रहे हैं तो 5% से लेकर के 18% के रेट से आपके ऊपर क्या किया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सेक्शन नंबर 15 देखिए, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल। अब किस प्रकार से एपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन होता है आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ गठन अगर करेगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल करके। और यहाँ पे कौन अधिकारी बैठेगा, द एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी प्रिस्क्राइब्ड ओवर द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम से नीचे का अधिकारी यहाँ पे नहीं होगा जब एपीलेट ट्रिब्यूनल यहाँ पे बनेगा, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 की, क्या इसमें अपील का भी कोई प्रोविज़न है? हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे अपील का भी प्रोविज़न है। अगर कोई भी बात हो जाता है, कोई भी मामला हो जाता है, अगर नहीं चल पाता है तो उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें अपील भी किया जा सकता है। अब अपील कैसे किया जा सकता है, एनी सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स एज द केस में बी एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल में बी 60 डे, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो 60 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उस मामले को आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा करके अपील कर सकते हैं। ठीक, यही इस क्लॉज में सेक्शन नंबर 16 में इंपॉर्टेंट था कि कब आप अपील कर सकते हैं, तो वो 60 दिन में आप अपील कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 16 में इतना ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, यहाँ पे एक और क्लॉज इसका 6 इंपॉर्टेंट है। द एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल मेक एन इंडेवर टू प्रोनाउंस इट्स ऑर्डर इन राइटिंग विद इन 1 month ऑफ द रिसिप्ट इज अपील। जब अपील का उनको लगा दिया जाता है, अगर कोई भी होता है जो अपील के लिए लगा देता है, तो ये नहीं कि अपील में अब लगा दिया तो 6 महीने तक केस चलता रहेगा, मामला चलता रहेगा, नहीं, उसको 1 महीने के अंदर आपको सॉर्ट आउट करके उनको रफा चेक करना है मामला को। वही यहाँ पे क्लॉज 1 बता दिया गया है 16 में कि हाँ, आपको जो भी अपील में आ रहा है व्यक्ति, तो उसको 60 दिन के अंदर वो अपील फाइल कर सकता है और आप जो ट्रिब्यूनल हैं वो 1 महीना में आप उसके मामले को निपटा सकते हैं। बस ये चीज़ दिया है। और उसके बाद से क्लॉज 7 में दिया है, जो भी आप होगा, जो भी ऑर्डर आप पास करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 17 की। यहाँ पे हम लोगों को बार कर रहा है, हम लोगों को मीन्स कि एडवोकेट को यहाँ पे बार कर रहा है। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे बार करता है एडवोकेट को आने के लिए कि आप अपने मामला को एडवोकेट के थ्रू नहीं लाएंगे, आप स्वयं प्रेजेंट कर सकते हैं, आप स्वयं क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अगर आप विदाउट एडवोकेट यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे साफ साफ बात लिख दिया गया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग्स कंटेंट इन दिस एनी लॉ, नो पार्टीज आर प्रोसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल बी प्रेजेंट एनी लीगल प्रैक्टिशनर। बाई लीगल प्रैक्टिशनर कौन होता है, एडवोकेट जो होता है वही लीगल प्रैक्टिशनर होता है। यहाँ पे हम लोगों को बार कर दिया गया, मीन्स कि एडवोकेट यहाँ पे नहीं जा सकता है, सिर्फ आप जाइए, आपका मामला आप खुद जाइए। अगर आपको लगता है कि आप अपने मामले का अच्छे से सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 18 में मेंटेनेंस ऑफिसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो वो मेंटेनेंस ऑफिसर जो वहाँ पे होगा वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होगा, और उसी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर सोशल ऑफिसर को आपको मेंटेनेंस ऑफिसर के रूप में यहाँ पे डीएसओ ऑफिसर के रूप में आपको प्रदान कर दिया जाता है सेक्शन नंबर 18 में। सेक्शन नंबर 17 में ऐसे याद करना है कि सेक्शन नंबर 17 में एडवोकेट्स को 12, सेक्शन नंबर 18 में मेंटेनेंस ऑफिसर क्या करते हैं, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के द्वारा ही नियुक्त किया जा सकता है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। दोस्तों जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो सेक्शन चैप्टर नंबर 2 ही था। अब चैप्टर नंबर 3 ये थोड़ा सा एक्ट बड़ा है, इसीलिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब देखिए, अब वन लाइनर सारा स्टार्ट हो गया। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, ओल्ड एज होम की बात की जा रही है। अब ओल्ड एज होम कहाँ होता है, ओल्ड एज होम बनवाएगा कौन, ओल्ड एज होम बनवाएगा स्टेट गवर्नमेंट। और वो ओल्ड एज होम जो बनवाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट, वो ऑफिशियल नोटिफाइज में गजट में डाल करके बनवाएगा। मे बी इस्टेब्लिश्ड बाय द मेंटेनेंस सच नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स, मीन्स कि ये हर एक जिले में ओल्ड एज कौन बनवाएगा, जो बनवाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। जिस भी स्टेट में ये कानून लागू होगा उस स्टेट का जो सरकार होगा वो राज्य सरकार अपने जिले में, हर जिले में ओल्ड एज होम बनवाएगा। और वो ऐसा ओल्ड एज होम होना चाहिए जिसमें 150 सीनियर सिटीजन रह सके। एक ओल्ड एज होम में 150 सीनियर सिटीजन वहाँ पे रह सके। और रहने के साथ साथ क्या देगा, उनको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है 150 सीनियर सिटीजन पर्सन हु बी इंडिजेंट, जो कि इंडिजेंट हैं, जो कि अक्षम है, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। और उसके बाद से इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है
इंडिजेंट मीन्स एनी सीनियर सिटीजन हु हैव नॉट सफिशियंट मीन्स, इंडिजेंट उनको कहते हैं जिनके पास सफिशियंट मीन्स नहीं होता है। तो आपको चैप्टर नंबर 3 में यही चीज़ डिसाइड करके रखना है कि यहाँ पे एक ओल्ड एज होम की बात की जाती है, और वो ओल्ड एज होम जो होगा उसमें 150 सीनियर सिटीजन्स को रखा जाता है। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में एक सेक्शन दिया गया है जो कि सेक्शन नंबर 20 है, मेडिकल सपोर्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स की बात की जाती है। जो मेडिकल सपोर्ट भी दिया जाएगा, अगर मान लीजिए ओल्ड एज होम में हम रख दिए हैं, अगर उस ओल्ड एज होम में अगर सीनियर सिटीजन को रख दिए, अगर उनका कोई देखभाल नहीं कर रहा है, कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे नहीं है, तो ये कौन करेगा? उनकी देखभाल सरकार करेगी। और सरकार क्या करेगी? उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल उनके लिए अलग से बनवा के देंगी, उस सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन रहेगा। जैसे वो मेडिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनके लिए अलग लाइन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ये सामान्य लाइन हो गया, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए लाइन हो गया। जैसे टिकट काउंटर पे भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का लाइन लगा रहता है। इसी तरह से यहाँ पे हैं सारी सुविधाएं, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करेगा। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में क्या कर रहा है? यहाँ पे मेजर ऑफ पब्लिसिटी अवेयरनेस एक्सेट्रा फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, ये मेजर्स लेगा। कौन मेजर्स लेगा? ये राज्य सरकार मेजर लेगा कि किस प्रकार से इस जो एक्ट लागू हुआ है, जो एक्ट बना है सीनियर सिटीजन द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इसका किस प्रकार से वो प्रचार प्रसार करे। वो टीवी के माध्यम से करे, रेडियो के माध्यम से करे, प्रिंट मीडिया के माध्यम से करे, किस प्रकार से प्रचार करे, वो सरकार का काम है, जिससे जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात फैल सके। सेक्शन नंबर 21 में बस इतना ही बात बताई जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा रहा है। सेक्शन नंबर 22 की हम बात करते हैं तो इसमें यह बताया जा रहा है अथॉरिटी हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर द प्रोविजन द डायरेक्ट। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कि लागू करने के लिए बात बताई जा रही है। अब ये लागू कौन करेगा? ये करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ये काम किया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद भी नहीं करेगा, वो अपने करवाएगा अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा काम करवाया जाएगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किससे काम करवाएगा? ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे, यहाँ पे देखिए सबऑर्डिनेट लिखा है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी चेंजेस होने होते हैं, कोई भी बदलाव होते हैं, कोई भी चीज़ लागू होना होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की निगरानी में यहाँ पे काम करवाया जाएगा। सेक्शन नंबर 22 में। सेक्शन नंबर 23 देखिए, अब यहाँ से वन लाइनर ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो कि आपको दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर 23 में क्या करा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये देखिए VVIA इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैंने आपसे बताया था ना कि लोग बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने दादा दादी का, अपने पापा का, अपने सीनियर सिटीजन्स को प्यार कर करके और उनके अपने मत में करके उनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेते थे और उनको बाद में छोड़ देते थे। तो यहाँ पे इसमें ये प्रोविज़न डाला गया कि अगर इस प्रकार से कर लेना है तो उनकी प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा? वाइड कर दिया जाएगा, मीन्स कि शून्य कर दिया जाएगा, वाइड एब इनिशियो कर दिया जाएगा, मीन्स कि प्रारंभ से ही शून्य कर दिया जाएगा। अगर वो फिजिकली फ्रॉड करके ज़मीन को ले तो माना जाएगा कि अगर वो ज़मीन उनकी ले ली है और उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो माना जाएगा कि वो क्या किए हैं? अपने सीनियर सिटीजन के साथ फ्रॉड किए हैं, कोएर्जन किए हैं और अनड्यू इन्फ्लुएंस किए हैं। जो हम लोग फ्रॉड के बारे में सेक्शन नंबर 70 में पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कोएर्जन के बारे में सेक्शन 15 में पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ते हैं सेक्शन 60 में। तो वही सेम प्रोविज़न यहाँ पे लगेगा। 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 23 में बताया जा रहा है कि जो भी इनके नाती पोता, जो भी इनके बेटा बहू जो इनसे संपत्ति लिए हैं, अगर उनको लग जाता है कि नहीं हमारे बेटा बहू हमको सेवा नहीं कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन लगाते हैं ट्रिब्यूनल में, तो उनसे वो संपत्ति क्या की जाएगी? सेक्शन नंबर 23 के अकॉर्डिंग उनसे हथिया ली जाएगी, वो फिर बुजुर्ग के पास वो संपत्ति आ जाएगी। यही चीज़ सेक्शन नंबर 23 में बताया गया, इसीलिए कानून को लाया गया। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 24 में। सेक्शन नंबर 24 में क्या बताया जा रहा है? एक्सपोजर एंड अमेंडमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर आप एक्सपोज कर देना है, सीनियर सिटीजन को छोड़ दे रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा? आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब वो पनिशमेंट कैसा होगा, कितना पनिशमेंट होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन नंबर 24 में जो सिंपली मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे पनिशमेंट के लिए क्या है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट जो आपको मिलेगा वो 3 मंथ का यहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता है। और इसके साथ क्या मिल सकता है? यहाँ पे आपको फाइन भी मिल सकता है। फाइन कितना होगा? यहाँ पे 5000 रुपीज़ फाइन होगा, और दोनों भी मिल सकता है और बोथ भी मिल सकता है। सेक्शन नंबर 24 में यही बातें बताई गई हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी को ले लिए हैं, अगर उनको सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको ले जाके आप वृद्धाश्रम में छोड़ आए हैं, तो आपके ऊपर क्या लगेगा? ये पनिशमेंट इम्पोज किया जाएगा। इसीलिए ये एक्ट को, इस सेक्शन को, इस एक्ट को लाने का कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। सेक्शन नंबर 25 में दिया गया कॉग्निजेंसेस ऑफ ऑफेंसेस। यहाँ पे कॉग्निजेंस, इस ऑफेंस को कॉग्निजेबल मामले में डील किया जाएगा, और यहाँ पे कॉग्निजेबल के साथ साथ ये बेलेबल भी मामला है। जो मामला जो चलता है, जो
सीनियर सिटीजन एक्ट का। ये कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल के साथ साथ बेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपको एक बार अरेस्ट कर लिया गया तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको इसमें बेलेबल बेल आपको मिल जाएगा। अब चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, इसमें मिसलेनियस की बात की जाती है। सेक्शन नंबर 26 में बात की जा रही है ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। वो ऑफिसर कैसा होना चाहिए, वो पब्लिक सर्वेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, जो कि हम लोग आईपीसी के सेक्शन नंबर 21 में पढ़ते हैं कि पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आता है, वही पब्लिक सर्वेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 27 में ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार। यहाँ पे सिविल कोर्ट अपना गूढ़ा गणित नहीं लगाएगा, मीन्स कि सिविल कोर्ट को यहाँ पे आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो भी वर्क करेगा वो ट्रिब्यूनल के द्वारा ही किया जाएगा और ट्रिब्यूनल ही इसका कर्ता धर्ता होगा। यहाँ पे सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। सिविल कोर्ट को यहाँ पे बाढ़ करके रखा गया है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पे एडवोकेट को बाढ़ करके रखा था, तो यहाँ पे सिविल कोर्ट को भी बाढ़ करके रखा है। मीन्स कि सिविल कोर्ट भाई परिवार का मामला, आपसी मामला, यहाँ पे सिविल कोर्ट आकर क्या करेगा, सिविल कोर्ट पे वैसे ही बर्डन है। सेक्शन नंबर 28 देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकिंग इन गुड फेथ। जो भी यहाँ पे प्रोटेक्शन लिया जाएगा, जो भी चीज़ लिया जाएगा वो गुड फेथ में लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ले लिया जाता है कि दिक्कत हो जाए। प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के खिलाफ अगर इस प्रकार का एक्शन लेना होता है तो पहले आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ता है। किससे परमिशन लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर सेंट्रल लेवल का कर्मचारी है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी तो स्टेट गवर्नमेंट से आपको प्रायर परमिशन लेना होता है। उसके बाद से यहाँ पे उनके खिलाफ केस मामला एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 28 में ये बताया जाए। सेक्शन नंबर 29 में क्या बताया जा रहा है, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। कोई भी डिफिकल्टीज होगा तो वो डिफिकल्टीज को रिमूव कौन करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे शेल्टर होम हो गया, चाहे कहीं पे भी होगा, तो इस डिफिकल्टीज को रिमूव स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। सेक्शन नंबर 30 में देखिए क्या किया जा रहा है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन कैसा देगा कि उसका समय समय पे क्या करेगा कि आपको ये इंप्लीमेंट करवाना है, इस तरह से करना है। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइस दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, ये राज्य सरकार को एडवाइस दिया जाएगा कि नहीं आपको ये बदलाव करना है। आप सीनियर सिटीजन्स के लिए आपको एसी भी लगवा देना है, कूलर भी लगवा देना, पंखा भी लगवा देना, जो भी चीज़ होगा वो करेगा। और इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 31 में क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर रिव्यू भी करता रहेगा समय समय पर। जब जब उसको मंथली कर सकता है, 6 मंथली कर सकता है, ईयरली कर सकता है, जब उसको लगे वो अपना रूल बना करके जो वृद्धा आश्रम होता है उसका वो निगरानी भी कर सकता है, उसका देख रेख भी कर सकता है। और सेक्शन नंबर 32 में पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो रूल बनाने का पावर रखता है। और वो रूल कौन बनाएगा, जो भी रूल बनाएगा वो विधानसभा बनाएगा और विधान परिषद के द्वारा रूल बनाया जाएगा। यही था आपका सीनियर सिटीजन द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का। दोस्तों ये पूरा एक्ट मैंने आप लोगों के सामने बता दिया। अब ये एक बार आप PDF देख लेंगे, आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगी। जो इन्फोर्समेंट डेट था ये उनका 29 दिसंबर 2007 में ये प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था। ये अधिनियम लागू हुआ था यूपी में 25 सितंबर 2012 को। अब मैंने सेक्शन 4 के बारे में यहाँ पे बता दिया है। फिर यहाँ पे आप देख लेंगे धीरे धीरे सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 के बारे में बता दिए, सेक्शन 7 के बारे में, सेक्शन 12 के बाद सेक्शन 24। जितना भी चीज़ हो सकता है, जो भी चीज़ मैंने पढ़ा है, जो भी चीज़ मैंने इस लॉ से समझा है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया गया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर आता हूँ तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को आप जरूर ज्वाइन कर लें। दोस्तों ये इसके बाद से मैं आपको MCQ सॉल्व करा दूंगा। आपका जो GS का पोर्शन है उसका 50% मैं यहीं से सॉल्व करवा दूंगा। 12 दिन आप हमको दे दीजिए, 12 दिन में मैं 12 लॉ आपको करा करके दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।